बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है असेसमेंट ऑफ पेन एंड सिम्टम्स है। ठीक है, इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि अभी हम लोगों ने थोड़ा बहुत पेन के बारे में पढ़ा। ठीक है, कि पेन किस तरह से आपके पास रेफर्ड पेन आ सकता है, ठीक है, विसरा वगैरह से। सही है। अब हमारे पास अगर एक क्लाइंट आता है, ठीक है, या फिर एक पेशेंट हमारे पास आता है, ठीक है, तो हमने उसके पेन को और उसके सिम्टम्स को हमने असेस करना है। अब दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, इसके अंदर। एक तो ये होता है कि आपने पेन की मेजरमेंट करनी है, और एक आता है कि आपने पेन की असेसमेंट करनी है। ठीक है, जब भी हम लोग पेन की मेजरमेंट करने की कोशिश करते हैं ना, तो इसमें एक आपके पास नंबर आ जाता है, एक वैल्यू आ जाती है, जो कि हम लोग उसको असाइन करते हैं। ठीक है, जैसे आपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ पढ़ी होगी कि हम लोग विजुअल एनालॉग स्केल के बारे में पढ़ते हैं, न्यूमेरिक पेन रेटिंग स्केल वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है कि आपने ना नंबर असाइन करना होता है। पेशेंट को बोल देते हैं जी कि 1 से लेके 10 तक आपके पास नंबर है, और 1 जो है वो आपके पास लीस्ट पेन है, और 10 जो है वो मैक्सिमम पेन है। तो आप हमें बताएं कि आपको इस वक्त कितना दर्द हो रहा है। ठीक है, या फिर नॉर्मली जो आपकी कंडीशन है इसके साथ आपको कितना दर्द होता है। ठीक है, कितना ज़्यादा दर्द होता है, वो आपको बताता है जी कि मुझे जो है ना 7 का नंबर मैं असाइन करूँगा कि मुझे इतना दर्द होता है। सही है। तो ये बेसिकली जब हम लोग नंबर असाइन कर रहे हैं तो ये मेजरमेंट है पेन की। ठीक है, लेकिन जब असेसमेंट ऑफ पेन की बात करते हैं तो असेसमेंट जो है वो एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ आ जाती है। ठीक है, असेसमेंट के अंदर ये होता है कि आप उसको उसके अंदर जब पेन को आप असेस करने की कोशिश करते हैं तो उसमें आप ओवरऑल उस बंदे की हेल्थ की हिस्ट्री लेते होते हैं। ठीक है, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आप ओवरऑल चेक करते हैं, ठीक है, बंदे को। ठीक है, बंदे के जिस एरिया के ऊपर पेन आ रहा होता है आप उसको चेक करते हैं कि भाई वहाँ पे कोई टेंडरनेस तो नहीं है। ठीक है, पालपेट करके आप उसको देखते हैं। ठीक है, वहाँ का आप टेम्परेचर चेक कर रहे होते हैं। ओवरऑल स्किन जो है, ठीक है, उसको चेक करते हैं, उसका टेक्सचर वगैरह देखते हैं। ठीक है, कि कोई आपको सुपरफिशियल इशू तो नहीं नज़र आ रहा, स्किन की कोई लीजन तो नहीं आपको मिल रही। ठीक है, तो आप उसके अंदर उसकी फिजिकल असेसमेंट भी करते हैं। ठीक है, उसकी रेंजेस ऑफ मोशन वगैरह भी चेक करते हैं। सारी फिजिकल एग्जामिनेशन इसमें आ जाती है। ठीक है, पेन को असेस करने में। उसके अलावा हम उससे उसकी मेडिकेशन की हिस्ट्री लेते हैं। ठीक है, पूछते हैं कि भाई वो कौन कौन सी मेडिसिन अभी ले रहा है। सही है। उसके अलावा हमारे पास जो मेडिकेशन हिस्ट्री होगी इसके अंदर एक चीज़ आपने याद रखनी है, इसको आपको मैं ज़रा आगे भी डिटेल से बताऊंगी, कि आपने उससे ना नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के बारे में लाजमी पूछना है। क्योंकि कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस होती हैं, जिनको पेशेंट्स लिए जा रहे होते हैं और वो खुद से लिए जा रहे होते हैं। ठीक है, उनको किसी स्पेसिफिक फिजिशियन ने, ठीक है, या किसी भी प्रैक्टिशनर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया होता कि आपने ये वाली दवाई लेनी ही लेनी है। ठीक है, बल्कि वो खुद से ले रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि इस तरह की हमारे आसपास हमें सोसाइटी में बहुत सारी ओवर द काउंटर मेडिकेशंस मिलती हैं। ठीक है, जिनका बड़ा ही गलत इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ठीक है, पेशेंट्स खुद से ले रहे होते हैं। ठीक है, ज़रा सा कोई मसला हुआ है या नहीं हुआ वो एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उनको इस बात का कोई ख्याल नहीं होता कि किस तरीके से वो उनकी बॉडी के साथ जाकर इंटरेक्ट करेंगी। ठीक है, इसी तरीके से जो है बहुत सारी हमारे पास पेन किलर्स होते हैं, एनाल्जेसिक्स होती हैं। ठीक है, इवन एनसेड्स भी जो है वो पेशेंट्स कंज्यूम कर रहे होते हैं विदाउट एनी प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, सो ये हिस्ट्री आपके पास जब भी आप पेन को असेस करने लगेंगे तो जितनी भी डिटेल्ड हेल्थ हिस्ट्री होती है वो आपने पेशेंट की लाजमी लेनी होती है। ठीक है, उसके अलावा आपने उसके फंक्शनल स्टेटस को असेस करना होता है। ठीक है, और उसके अलावा जो उसके साइको सोशल स्पिरिचुअल फैक्टर्स, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि बेसिकली एक हिस्ट्री टेकिंग का एक डिटेल कॉम्पोनेंट आ जाता है। इन सारी की सारी चीज़ों को आपने पेशेंट से पूछना होता है। ठीक है, सो जब मैयर करेंगे पेन को तो मैयर करना इज समथिंग एल्स। ठीक है, लेकिन जब आप उसको असेस करना चाहेंगे तो उसमें ये कंप्लीट उसकी आपने हिस्ट्री लेनी होती है। फिर यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर उसने एक और छोटी सी बात बताई हुई है। ठीक है, वो ये है कि जो आपके पास पेन है ना, उसको अगर आप मैयर करके चलेंगे, ठीक है, और उसका आप अपने पास रिकॉर्ड रखेंगे तो वो एक आपके पास बड़ी ही हेल्पफुल चीज़ होगी। ठीक है, इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ जो हमारे पास क्लिनिकल सेटिंग्स में हम लोगों को देखने को मिलती है, कि जब भी हमारे पास पेशेंट्स आ रहे होते हैं ना, तो यूजुअली हमारे आसपास जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हम जो आसपास अपनी प्रैक्टिस में बेसिकली देखते हैं, और हम खुद भी यूजुअली जो चीज़ कर रहे होते हैं वो यही होता है कि हम नॉर्मली पेशेंट से हिस्ट्री वगैरह ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन हर एक चीज़ का रिकॉर्ड हम लोग अपने पास नहीं रख रहे होते। ठीक है, हम पेशेंट से नहीं पूछ रहे होते कि उनका एग्जैक्ट पेन का क्या लेवल है। ठीक है, हम जो ये स्केल्स वगैरह अपनी थ्योरी में पढ़ते हैं इनको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते। हम पेशेंट से एग्जैक्टली नहीं पूछते कि भाई आप मुझे बताएं 1 से लेकर 10 तक आप कितना उसको नंबर असाइन करेंगे। इससे क्या होता है, जब हम उससे पूछते नहीं हैं और हम उस चीज़ का रिकॉर्ड नहीं करते तो हम लोग फिर आगे जो भी प्रोग्रेस पेशेंट की कंडीशन के अंदर आ रही होती है, ठीक है, उसको हम मोनिटर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर पेशेंट इम्प्रूव हो भी रहा हो ना, अगर उसके अंदर बहुत थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट आई है ना, ठीक है, तो शायद वो अगले दिन भी आपको पूछे, जब आप उससे कहेंगे कि आपको दर्द है तो वो कहेगा हाँ दर्द है।
ठीक है। लेकिन जब आपने उस चीज़ का रिकॉर्ड ही नहीं रखा, ठीक है, लेट्स से अगले दिन उसको दर्द कम हो, ठीक है, पहले दिन उसने नंबर असाइन किया हो जी कि मुझे 9 के लेवल तक पेन था, अगले दिन वो कह रहा हो मुझे 7 के लेवल तक पेन है, अगले दिन वो कह रहा हो मुझे 5 के लेवल तक पेन है, ठीक है। तो अब तो आपको समझ आ रही है कि आहिस्ता 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 उसका दर्द जो है वो कम होता जा रहा है। तो जितने भी ये पैरामीटर्स होते हैं, उसके अलावा जो उसकी रेंजेस ऑफ मोशन वगैरह होती है, जब आप इन चीज़ों को मेजर करके रखते हो ना, तो अगर एक माइनर सी इंप्रूवमेंट भी पेशेंट की कंडीशन के अंदर आ रही है, तो ड्यू टू मेजरमेंट, ठीक है, एंड ड्यू टू कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, आपके पास एक प्रूफ भी आता रहता है, ठीक है, और आप खुद भी मोटिवेटेड रहते हैं और आप पेशेंट को भी बता सकते हैं कि हाँ वाकई आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ रही है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी जो इस तरह की वैल्यूज़ वगैरह होती हैं, इनका हम लोग कोई रिकॉर्ड अपने पास नहीं रखते, ठीक है। इससे क्या होता है कि पेशेंट भी डीमोटिवेटेड रहते हैं, उनको भी ऐसा नहीं लगता कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, पेशेंट को ऐसा होता है, ठीक है। और थेरेपिस्ट को जब इस तरह के वर्ड्स लेट से सुनने को मिलें कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, तो वो खुद भी डीमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। सो ये एक बहुत अच्छा फैक्टर होता है कि अगर हम लोग पेशेंट के पेन के हवाले से एक बहुत ही डिटेल रिकॉर्ड अपने पास रखने की कोशिश करें। अच्छा, ये जो नीचे पिक्चर है ना, इसका मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है, कि इसकी जगह जो लिपनकॉट की हमने पिक्चर देखी है ना, वो ज़्यादा बेटर है, वरना इसमें उसने सिंपली दिखाया यही हुआ है, ठीक है, कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और जो गैंग्लियन है, ठीक है, वो किस तरीके से सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और किस तरीके से ये सारे के सारे उसने विसरल ऑर्गन्स बनाए हुए हैं, ठीक है, कि यहाँ तक आपके पास सप्लाई जा रही है। और ये बेसिकली आपके पास उस चीज़ को शो करने की उसने कोशिश की है, डायरेक्ट प्रेशर एंड शेयर्ड पाथवेज को। अच्छा, अभी जो मैंने आप लोगों को पेन की असेसमेंट के बारे में बताया है, ठीक है, तो पेन को असेस करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और असेसमेंट में फिर अब हम लोग फर्दर ये चीज़ भी देखते हैं कि जब आपके पास ओल्डर एडल्ट्स होते हैं, तो उनके अंदर असेस करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, और जब आप छोटे बच्चों में करते हैं, चिल्ड्रन में असेस करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीका हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि ओल्डर एडल्ट्स में कैसे पेन को असेस करेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि चिल्ड्रन में, ठीक है, और यंग जो लोग होते हैं उनमें हम लोग पेन को कैसे असेस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने जो छोटी सी बात इस पैराग्राफ में बताई हुई है, ठीक है, वो यही है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर क्लाइंट के साथ या अपने पेशेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आप पेन का वर्ड ही यूज़ करें उनकी तकलीफ़ के लिए, ठीक है। आप कुछ अल्टरनेट वर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंडली, आपने अपने दिमाग में भी इस चीज़ को रखना है कि पेशेंट भी अल्टरनेट वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग अपनी सोसाइटी में देखें तो ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट आपको आके बोले कि डॉक्टर साहब मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है। आपको वो उसके अलावा उससे हटकर कुछ सेंसेशंस बता सकता है कि मुझे तो ऐसे लगता है जैसे करंट लग रहा है, ठीक है, या फिर मुझे ऐसे लगता है कि मुझे बहुत भारी भारी महसूस होता है, ठीक है, या मुझे बहुत जलन होती है। इस किस्म के डिफरेंट वर्ड्स वगैरह का वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो इसमें उसने हमें बताया हुआ है कि इवन थेरेपिस्ट भी जो है, ठीक है, वो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड पेन अपने जो पेशेंट है, ठीक है, उसको सिम्टम्स वगैरह का उससे डिस्कस करने के लिए हर्ट का, सोर का, ठीक है, या फिर बर्निंग, टाइटनेस, हैवीनेस, डिस्कम्फर्ट, ठीक है, इस किस्म की और एकिंग वगैरह इन वर्ड्स का वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसके अलावा उसने हमें यहाँ पे बताया है कि आपके पास एक क्वेश्चनियर है, ठीक है, जिसका नाम है मैकगिल पेन क्वेश्चनियर। इस क्वेश्चनियर का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, अगर तो हम लोग पेशेंट से उसके पेन वगैरह के हवाले से कुछ चीज़ें पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चनियर है, ठीक है, जो कि हम लोग पेशेंट से जिसमें क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो मैकगिल पेन क्वेश्चनियर है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, इस बुक के अंदर भी, ठीक है, वो हम लोग आगे इंशाल्लाह जब रीड करेंगे, ठीक है, तो हम उसको देख लेंगे। बाकी ये है कि अगर आपको डिटेल में ये क्वेश्चनियर चाहिए इन द फॉर्म ऑफ PDF, ठीक है, तो आप DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं आपके साथ ID शेयर कर दूँगी। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे पास है पेन असेसमेंट ओल्डर एडल्ट्स के अंदर। अगर ओल्डर एडल्ट्स के अंदर हम लोग पेन को असेस करना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू चिल्ड्रन, ठीक है, इस चीज़ को मैंने आपको पहले भी बताया। अच्छा, ओल्डर एडल्ट्स के अंदर ऐसी क्या चीज़ डिफरेंट है, ठीक है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि जब भी हम लोग पेन को असेस करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर, ठीक है, तो जो ज़्यादातर चीज़ इस्तेमाल होती है वो ये है कि या तो विजुअल एनालॉग स्केल इस्तेमाल हो होता है या फिर न्यूमेरिक पेन रेटिंग स्केल का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ओल्डर एडल्ट्स की बात करें, ठीक है, तो इनमें थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ हो जाती है कि आपको पता है कि एजिंग को कंसिडर किया जाता है कि ये इट्सेल्फ एक डिजीज़ है, इट्सेल्फ ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन समझा जाता है एजिंग को, ठीक है। कहा जाता है कि एजिंग खुद ही एक बीमारी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होना शुरू होता है, आपको पता है उसके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। इंसान को बहुत सारी ऐसी
डिजीज़ेज़, ठीक है, जैसे कि हम बताते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस, ये चीज़ें बड़ी कॉमन होना शुरू हो जाती हैं एजिंग के साथ साथ, ठीक है। हार्मोनल चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी के अंदर और मल्टीपल इस तरह के चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर आते हैं कि ऐसा सोचा जाता है और ऐसा माना जाता है कि जो एजिंग है वो इटसेल्फ एक डिजीज़ है। लेकिन जब आपके पास एज अ फिजियोथेरेपिस्ट कोई भी ओल्ड एज का पेशेंट आता है, ठीक है, कोई भी जीरियाट्रिक्स पॉपुलेशन में से आपके पास बंदा आता है, तो आपने उसको जज नहीं कर लेना। अगर वो आपको बता रहा है कि भाई मुझे यहाँ पे दर्द है, मुझे वहाँ पे दर्द है, तो आपने उसको जज नहीं कर लेना कि हाँ इनको तो क्योंकि ये वैसे ही बूढ़े हैं तो इनको तो दर्द होगा ही होगा, तो ये कोई रेड फ्लैग नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। एजिंग के अंदर भी अगर एक पेशेंट को पेन आ रहा है तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। हो सकता है कि जिसको आप बहुत ही कोई नॉर्मल किस्म की पैथोलॉजी समझ रहे हो, बहुत ही छोटी मोटी कंडीशन समझ रहे हो, वो एक बहुत बड़ी कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, वो क्यों रेड फ्लैग हो सकता है जी? इस वजह से रेड फ्लैग हो सकता है क्योंकि एजिंग के अंदर हमें एक चीज़ बड़ी कॉमन मिलती है कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ठीक है। जैसे ही उनको दर्द हो रहा है तो वो उसके अंदर एनाल्जेसिक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। वो उसके अंदर एनसेड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बगैर किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के वो ये मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन वो क्यों नहीं लेते? क्योंकि जी उनको 2-3 चीज़ों का डर होता है। एक तो उनको इस चीज़ का डर होता है कि जैसे ही वो किसी डॉक्टर के पास जाएँगे तो उसने उनको महँगे-महँगे इलाज लिख कर दे देने हैं, ठीक है। तो वो ज़ाहिर-सी बात है उस एज के हिस्से में होते हैं, ठीक है, कि वो नहीं चाहते कि वो बहुत ज़्यादा खर्चे करें, ठीक है। दूसरी बात ये कि उनको किस चीज़ का खौफ होता है ज़्यादा कि डॉक्टर्स उनको ऐसी मेडिसिन्स उठाकर दे देंगे जिनके बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, ठीक है। उसके अलावा जी उनको मज़ीद इस चीज़ का डर होता है कि अगर तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, और डॉक्टर कोई बड़ी सी बात कह देता है, ठीक है, उनके जो भी अटेंडेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, उनके बच्चों को या जो भी उनके साथ उनके अटेंडेंट्स जाते हैं, उनको अगर डॉक्टर कह देता है जी इनको आराम की ज़रूरत है, ठीक है, या फिर इनको ये काम ना करने दिया करें, वो काम ना करने दिया करें, तो फिर उनको इस चीज़ का भी डर होता है कि हमारी इंडिपेंडेंस हमसे छिन जाएगी, ठीक है। सो ये कुछ इस किस्म की बातें हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं हैं, ठीक है, बट क्योंकि मैंने चैप्टर के स्टार्ट में भी आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंशाल्लाह, ठीक है, लेकिन बाकी भी जो चीज़ें हैं थोड़ी बहुत वो मैं कोशिश करूँगी कि जितना मैक्सिमम कवर होता है हम उसको कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस किस्म के रीज़न्स होते हैं, ठीक है, कि डॉक्टर को अवॉइड करने के लिए जो पेशेंट्स होते हैं उनका ऐसा एटीट्यूड होता है, ठीक है, कि वो खुद ही ओवर द काउंटर मेडिकेशंस ले रहे होते हैं, ठीक है, और उन मेडिकेशंस की वजह से क्या होता है कि उनके ऊपर मल्टीपल इस किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। ऐसी कंडीशंस उनकी बॉडी के अंदर डेवलप हो सकती हैं कि उन कंडीशंस की वजह से जब उनको पेन होता है तो वो पेन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता, बल्कि उसका बाकायदा इलाज जो है वो उनके लिए नेसेसरी होता है। अच्छा, बाकी उसने एक चीज़ बताई हुई है कि जैसे हम लोग देखते हैं ना ओल्डर एडल्ट्स, ठीक है, तो उनके अंदर एक मसला ये होता है, उनके अंदर पेन को मेजर करना एक इस लिहाज से भी मुश्किल हो जाता है कि जैसे जैसे इंसान की एज एडवांस करती है तो वहाँ पे डिमेंशिया के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे ऐसी ओल्डर पॉपुलेशन में हम लोगों को देखते हैं कि जिनको मेमोरी के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में भी हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे कि जैसे पेन असेसमेंट में आपको ओल्डर एडल्ट्स में पढ़ा रही हूँ ना, आगे हम लोग उनको चिल्ड्रन में भी पढ़ेंगे। तो चिल्ड्रन और ओल्डर एडल्ट्स के अंदर पेन असेसमेंट को हम लोग स्पेसिफिकली इस वजह से पढ़े हैं क्योंकि छोटे बच्चों की पेन असेसमेंट करना भी थोड़ा मुश्किल होती है क्योंकि छोटे बच्चे आपके साथ उस तरीके से कोऑपरेट नहीं करते, ठीक है। बच्चों से आप उस तरीके से बातें नहीं पूछ सकते, उनसे उस तरीके से इजीली हिस्ट्री आप नहीं ले सकते, स्पेशली जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं। इसी तरीके से जो ओल्डर पॉपुलेशन होती है उनसे भी हिस्ट्री लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है जब उनके साथ सीएनएस के कुछ इश्यूज़ चल रहे हों, ठीक है, जिसकी वजह से उनको मेमोरी के इश्यूज़ वगैरह हों, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि अगर तो आपके पास ओल्डर एडल्ट्स हैं, ठीक है, उनको डिमेंशिया है, ठीक है, लेकिन डिमेंशिया के बड़े ही अर्ली स्टेजेस हैं, ठीक है, कोई बहुत ही ज़्यादा मेमोरी लॉस उनका नहीं हुआ हुआ, ठीक है, अर्ली स्टेजेस हैं, तो तब आप उनके अंदर विजुअल एनालॉग स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एक स्टैंडर्ड स्केल है जो हम नॉर्मल पॉपुलेशन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज एडवांस करती है तो जो स्केल आपने यूज़ करना है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे जैसे उनका डिमेंशिया एडवांस करेगा, प्रोग्रेस करेगा, ठीक है, तो उसके अंदर आपको जो स्केल यूज़ करना है वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो हमारे पास विजुअल एनालॉग स्केल है जिसका हम लोग तब इस्तेमाल करेंगे जब डिमेंशिया या मेमोरी लॉस के बड़े ही अर्ली स्टेजेस होंगे, और जैसे ही स्टेजेस एडवांस करेंगे तो तब आप वर्बल डिस्क्रिप्टर स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ये बड़ा ही सेंसिटिव है और ज़्यादा रिलायबल स्केल है, ठीक है, अगर तो हमारे पास माइल्ड से मॉडरेट कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट पेशेंट के अंदर होगी तो, ठीक हो गया। उसके अलावा उसने बताया है मज़ीद जो एक कंडीशन आती है अल्जाइमर्स की कंडीशन आती है, ठीक है। अब जब अल्जाइमर
टाइप का डिमेंशिया होता है ना। आप देखें डिमेंशिया बेसिकली क्या है, मेमोरी लॉस है, ये एक सिम्टम है, ये कोई डिजीज़ तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये सिम्टम मल्टीपल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स के अंदर आ सकता है, ठीक है, उनमें से एक कंडीशन एल्जाइमर्स भी है, ठीक है। तो अगर एल्जाइमर्स की वजह से डायमेंशिया पेशेंट को हो रहा है तो उसके अंदर एक जिस चीज़ के चांसेस होते हैं वो ये होता है कि पेशेंट जो है उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी का बहुत ही जल्दी लॉस हो जाता है, ठीक है, तो उसको बहुत ही जो करीब की बातें होती हैं ना वो भी भूल जाती हैं, ठीक है, पुरानी बातें तो अलग बात है, लेकिन जो उसके रिसेंट मेमोरी होती है ना उसके अंदर भी क्या होता है कि उसको चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाती हैं, और उसको ये भी भूल जाता है कि उसको कहाँ से दर्द अभी आया था, ठीक है, पेनफुल स्टिमुलस जो होता है उसको ही वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, ठीक है। इसलिए यहाँ पर तो हम लोग वर्बल डिस्क्रिप्टर स्केल का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ जो स्केल यूज़ होगा, ठीक है, वो हमारे पास है अल्जाइमर्स डिस्कम्फर्ट रेटिंग स्केल। अच्छा, बाकी नेक्स्ट उसने हमें यहाँ पे ये बताया है कि अब जैसे ओल्डर एडल्ट्स हैं ना, अगर वो आपको खुद एक्सप्लेन नहीं भी कर रहे हैं ना अपने पेन की इंटेंसिटी के बारे में, तो आपने उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखना होता है, आपने उनको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। अगर तो आपको उनके अंदर नॉइजी ब्रीदिंग मिलती है, ठीक है, सांस लेते हुए वो आवाज़ें निकाल रहे हैं, ठीक है, या उनके फेशियल एक्सप्रेशन जिस तरह से हैं कि आपको फील हो रहा है उनको देख कर, ठीक है, कि उन्होंने फेस ऐसे बनाया हुआ है जैसे उनको दर्द हो रहा है, ठीक है, या फिर उनकी जो ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है, जिस तरह का उन्होंने पोस्चर अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है, और जिस तरीके से वो आपके सामने बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनको दर्द हो रहा है और कितना दर्द हो रहा है, ठीक है, इन चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। बाकी इसके अलावा भी कुछ इस तरह के टूल्स होते हैं जो कि जिन पेशेंट्स को डिमेंशिया हो, ठीक है, या फिर जिनको अल्जाइमर्स वगैरह हो, तो उनके अंदर पेन को मैयर करने के लिए, डिस्कम्फर्ट लेवल को मैयर करने के लिए हम लोग मज़ीद कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उन टूल्स के अंदर से हमारे पास जी पेन आता है, ठीक है, जो कि पेन असेसमेंट इन एडवांस डायमेंशिया स्केल है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास पेन असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर सीनियर्स विद लिमिटेड एबिलिटी टू कम्युनिकेट, ठीक है, ये स्केल है PACSLAC, ठीक है, ये स्केल हो गया। और आखिरी है जी PAIC, ठीक हो गया, पेन असेसमेंट इन इम्पेयर्ड कॉग्निशन, ठीक है। तो ये 3 स्केल्स भी मजीद इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। बाकी उसने हमें यहाँ पे ये बताया वैसे जो सबसे ज़्यादा इन तीनों में से भी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो टूल है, ठीक है, वो आपके पास पेनएड ही है, ठीक है, यानी कि पेन असेसमेंट इन एडवांस्ड डिमेंशिया स्केल, ठीक है। अच्छा, बाकी हमारे पास उसने जो यहाँ पे बातें बताई हैं, ठीक है, ये वही वाली बातें दोबारा से रिपीट हो रही हैं, ठीक है, कि आपने पेशेंट के जो जेस्चर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल वो आवाज़ें इस तरह की निकाल रहे हैं, ठीक है, या फिर मतलब जैसे हम लोग उर्दू में कहते हैं ना कि वो कराह रहा है, ठीक है, तो मॉर्निंग हो गया, ठीक है, इस किस्म के जो भी आपके पास उसको देखकर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको अंदाज़ा होगा, ठीक है, या आवाज़ें निकाल रहे हैं, ठीक है, जैसे आपको एकदम से कहता है कि रुक जाओ, ठीक है, या आउच या स्टॉप, ठीक है, वट एवर इस किस्म के जो भी वो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है, जैसे पेशेंट एकदम से फॉर एग्जांपल वो खड़ा हो रहा है तो उसने फर्नीचर को पकड़ लिया है, ठीक है, या फिर वैसे भी जब बंदे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, ठीक है, तो उसके हाथ में जो भी चीज़ आती है वो उसको दबाना शुरू कर देता है, ठीक है, तो इस किस्म की चीज़ों को आपने ओवरऑल ऑब्जर्व करना है। ये इंडिकेटर्स होते हैं जिससे आपको पता चलता है कि हाँ बंदे को दर्द हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी उसने आखिरी एंड में पेन असेसमेंट जो है ओल्डर एडल्ट्स की, इसमें आखिरी में उसने कुछ बातें बताई हैं। इसमें वो ये कह रहा है कि जब भी ओल्डर एडल्ट्स के अंदर पेन होता है ना, और अगर आप पेन को इग्नोर कर दो, जैसे कि मैंने इस टॉपिक के बिल्कुल स्टार्ट में आपको बताया था कि पेन को समटाइम्स ये कहकर इग्नोर कर दिया जाता है कि ये तो क्योंकि ओल्डर एडल्ट्स हैं और इनकी एज ही ऐसी है तो इनको तो दर्द होगा ही होगा, क्योंकि इनकी बॉडी की फिजियोलॉजी में नॉर्मल चेंजेस हैं जो ये हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या कि इग्नोर कर दिया जाता है, वो आपने नहीं करना, ठीक है। लेकिन अगर तो इग्नोर कर दिया जाए पेशेंट्स के पेन को, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर बेसिकली क्या होता है कि बहुत ही क्या कहते हैं सेकेंडरी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि बंदे के अंदर स्लीप डिस्टर्बेंसेस होना शुरू हो जाती हैं। ज़ाहिर है जिस इंसान को दर्द है, ठीक है, वो सो तो नहीं सकेगा सुकून से, ठीक है। उसके अलावा उसके अंदर वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यूजुअली जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं वो अपनी मोबिलिटी जो है, ठीक है, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा कम कर देते हैं, ठीक है। और फिर आपको पता है जब आपके पास मोबिलाइजेशन कम होती है, आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करना भी कम कर देते हैं, ठीक है। इससे फिर आपके पास क्या होता है कि एट्रोफी होना शुरू हो जाती है, वेट लॉस होता है, ठीक है। फर्दर ये है कि डिहाइड्रेशन हो सकती है। उसके अलावा इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनको डिप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। ये कुछ इस सेकेंडरी चेंजेस हैं, ठीक है। बाकी एगिटेशन और कन्फ्यूजन वगैरह इंक्रीज हो सकती है। ऐसे लोग जो है वो गुस्से का शिकार हो सकते हैं और कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं, ठीक है। बाकी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात उसने बताई है जो हमें ओल्डर एडल्ट्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू द यंगर एडल्ट्स, और वो ये है एटिपिकल एक्यूट पेन। एटिपिकल एक्यूट पेन का मतलब ये है कि एक इस तरह का पेन जो कि एटिपिकल हो, यानी कि नॉर्मल पेन से बिल्कुल ही डिफरेंट हो, ठीक है। मतलब ये है कि आपको दर्द जो है वो होगा ही नहीं, लेकिन पैथोलॉजी आपकी एग्जिस्ट कर रही है, जिसको इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि जैसे साइलेंट डिजीजेज होते हैं ना, कि बंदे को वो बीमारी हो गई है लेकिन उस बीमारी का जिस तरह का दर्द होना चाहिए था, जो उसका एक टिपिकल पैटर्न होता है, वो बंदे के अंदर ना
हो। फॉर एग्जांपल साइलेंट एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो। आपको पता है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो तो उसके अंदर क्या कंडीशन होती है कि बंदे का जो है पेन एकदम से रेडिएट करना शुरू हो जाता है, ठीक है। आपका पेन स्टार्ट होता है आपके जॉ के एरिया के अंदर जाता है, ठीक है, आपके जो है लेफ्ट आर्म के एरिया में जाता है, नेक में जाता है, ठीक है। पेन आगे तक सारा हम लोग देखते हैं कि शोल्डर वगैरह तक वो रेडिएट करता है, ठीक है, और चेस्ट में भी पेन होता है। लेकिन ये तो एक टिपिकल पेन है ना मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का। लेकिन अगर हम लोग एटिपिकल पेन की बात करें जो कि हम लोगों को ओल्डर पॉपुलेशन के अंदर देखने को मिलता है, तो वो पैटर्न ये है कि उनको एमआई हुआ है लेकिन उसके बावजूद उनको कोई दर्द नहीं हो रहा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ देखने को हमें मिलती है ओल्डर एडल्ट्स के अंदर, ठीक है, अपेंडिसाइटिस, ठीक है, यानी कि अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन हो गई, सही है। लेकिन उनको ना तो कोई एब्डोमेन के एरिया में पेन है ना तो उनको पेल्विक के एरिया के अंदर पेन है। नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो अपेंडिसाइटिस जो है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपका जो अम्बलाइकल रीजन होता है उसके आसपास से दर्द शुरू होता है, ठीक है, और वो आपके एब्डोमेन के एरिया के अंदर जा रहा होता है और आपके पेल्विक के एरिया तक रेडिएट करके ये पेन जाता है, ठीक है। लेकिन ये भी एक एटिपिकल कंडीशन है पेन की ओल्डर एडल्ट्स के अंदर कि उनको अपेंडिसाइटिस तो है लेकिन उनको पेन नहीं फील हो रहा।